हाय वेलकम टू कोड फॉर इंडिया। वेलकम सेकंड वीडियो इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और इस वीडियो में हम गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाने वाले हैं। एक बेसिक प्रोजेक्ट होगा जहां पर हम डेटा को डिस्प्ले कराएंगे और डेटा होगा यहाँ पे जो गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स एक बहुत फेमस एक सीरीज आई थी, अब इसका प्रीक्वल आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराने की कोशिश करेंगे। एक बेसिक प्रोजेक्ट होगा टू गेट यू स्टार्टेड विद रिएक्ट जेएस। यहाँ पर कोई एपीआई कॉल नहीं है, ये जो सारा डेटा आ रहा है ये कांस्टेंट फाइल में से आ रहा है। और यहाँ पे हम जो भी जितने भी यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे एक एक करके। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रिएक्ट जेएस का इसको बनाने के लिए, और रिएक्ट जेएस के फ्रेमवर्क का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ जो कि है मटेरियल यूआई। ये जो आप यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स देख रहे हो ये मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स हैं। एक चीज और है, अगर आप यहाँ पे किसी भी कैरेक्टर पे अगर आप यहाँ पे होवर करते हो तो आप उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी देख सकते हो। जैसे सपोज जो फेमस कैरेक्टर्स हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के वो यहाँ पे ये हैं आर्या स्टार्क। उसके बाद यहाँ पे नीचे अगर आप आओगे तो अंकल बेंजी हैं यहाँ पे, और भी कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये वाला हम यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी अपने एक फेवरेट फोल्डर में जाना है। मैं यहाँ पर आया हूँ लोकल डिस्क ई में, यूट्यूब में, रिएक्ट प्रोजेक्ट में, और आपको यहाँ पे लिखना है सीएमडी। उस पर क्लिक करके आपको सीएमडी लिखना है। ये क्या करेगा, ये आपका सीएमडी खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर, रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर। अब आपको यहाँ पे लिखना है कोड स्पेस डॉट। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखोगे तो ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। परफेक्ट। ये यहाँ पे पुराने प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स खुली हुई हैं, इसको यहाँ से करते हैं क्लोज एंड इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। तो इस तरह का आपके पास एक विजुअल स्टूडियो कोड खुलेगा। आप अगर यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे जो मेरा विजुअल स्टूडियो कोड है वो खुला है यहाँ पे रिएक्ट प्रोजेक्ट्स के अंदर, सेम उसी फोल्डर के अंदर इसने मेरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोला है। उसके बाद आपको यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल खोलना है। तो मैंने यहाँ पे सपोज दबाया कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे टर्मिनल खोल देगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप टर्मिनल यहाँ से भी खोल सकते हो। आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे ये इसके यहाँ पे शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल शिफ्ट बैक टिक। अब आपको यहाँ पे रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड होनी चाहिए रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाने से पहले। तो अगर आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है तो आप यहाँ पे सीधा लिख सकते हो npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। क्रिएट रिएक्ट ऐप एक रिएक्ट का एक टूल है जिसको फेसबुक ने बनाया, जिसकी हेल्प से आप बहुत क्विकली अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन बना सकते हो। और सपोज मैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम डाल रहा हूँ गेम हाइफन ऑफ हाइफन थ्रोन्स, गेम ऑफ थ्रोन्स। बढ़िया। तो ये कमांड क्या करेगी, आपका रिएक्ट का प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, एंड आपको यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे फाइल्स मिल जाएंगी विद सम कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसको बनने में लगेंगे 3 से 4 मिनट, तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट अपना बनके बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर है गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम से। एंड अगर आप इसको एक्सपैंड करो तो ये हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट का एक स्ट्रक्चर है पूरा। ठीक है, ये पूरा इसका फोल्डर स्ट्रक्चर है जो जो फाइल्स इसने हमें यहाँ पे बना के दी है। अगर आप यहाँ पे मेन फाइल देखो, किसी भी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो मेन फाइल होती है वो पैकेट डॉट जेसन होती है। पैकेट डॉट जेसन हमें ये बताती है कि आपके यहाँ पे आपका पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू होता है पैकेट और जेसन। यहाँ पे तो दो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं, वो डिपेंडेंसीज होता है और यहाँ पे स्क्रिप्ट होता है। डिपेंडेंसीज हमें ये बताता है कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं जो इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए जरूरी है। स्क्रिप्ट टैग हमें ये बताता है कि यहाँ पे कौन कौन से स्क्रिप्ट हैं जिसकी हेल्प से हाँ आप काफी कुछ काम यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जो सबसे मेन स्क्रिप्ट है वो स्टार्ट स्क्रिप्ट है। स्टार्ट स्क्रिप्ट रिएक्ट का एक सर्वर चलाती है। आपके पूरे जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है लोकल में उसको एक बंडल बनाती है उसका, और एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में उसको रन करती है, जिसके बाद आप उसको देख सकते हो एक लोकल होस्ट पे। तो वो काम स्टार्ट स्क्रिप्ट का होता है। स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको सबसे पहले तो यहाँ पे अभी मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर हूँ, आपको यहाँ पे सीडी करके गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सीडी और मैंने यहाँ पे टैब दबाया तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जाएगा। मैं यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर हूँ। आपको यहाँ पे लिखना है npm स्टार्ट। स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाने के लिए आपको यहाँ पे npm स्टार्ट लिखना होता है। एंड ये क्या करेगा, ये आपका npm स्टार्ट चलाते ही ये आपका यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर सबसे पहले देखेगा पैकेट और जेसन को। एंड पैकेट और जेसन के अंदर जाएगा और ये यहाँ पे देखेगा क्या यहाँ पे कोई स्टार्ट, क्या यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट टैग है। एंड स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या यहाँ पे कोई स्टार्ट के नाम से स्क्रिप्ट है। अगर ये देखेगा कि हाँ यहाँ पे स्टार्ट के नाम से एक स्क्रिप्ट है तो फिर ये चलाएगा इसको रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। एंड अगर आपने नोटिस किया हो इसने इसी को ही रन किया था रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट को। एंड रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट क्या करेगा, ये आपका एक डेवलपमेंट सर्वर चलाएगा। ये यहाँ पर एक रिएक्ट का डेवलपमेंट सर्वर चलाएगा जहां पर इसने आपकी पूरी रिएक्ट ऐप को बंडल किया है और इसको रन किया है आपके एक लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे जो कि है लोकल होस्ट। और यहाँ पे इसने पोर्ट जो यूज किया है वो है 3000।
3000 रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है। अब यहाँ पे कुछ कोड आया है। ये एक एसवीजी लोगो है, यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिस पे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। ये कुछ भी मैंने नहीं लिखा, ये पहले से लिखा आता है। ये कहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए आपको सोर्स फ़ोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पे app.js के अंदर आपको यहाँ पे ये सब कुछ लिखा मिलेगा। यहाँ पर आप देखो तो ये एक इमेज है जो कि एक एसवीजी लोगो है, फिर यहाँ पे कुछ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक लिंक है जिस पे लिखा हुआ है लर्न रिएक्ट। तो ये यहाँ से आ रहा है। तो ये वाला जो हमारा पूरा कोड है डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे ब्राउजर में। ठीक है, ब्राउजर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पे जो सारा कोड है वो ऐप डॉट जेएस से आ रहा है, बट ऐप डॉट जेएस एंट्री पॉइंट नहीं है। ठीक है, रिएक्ट का जो एंट्री पॉइंट है, जो यहाँ पे मेन फाइल है, वो है इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ पर हम अपनी सभी लाइब्रेरीज का यूज कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिएक्ट का यूज हो रहा है, यहाँ पे रिएक्ट डॉम का यूज हो रहा है, एंड यहीं पे ही हम अपने जो ऐप कंपोनेंट है उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे ऐप कंपोनेंट को हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया और फिर इंडेक्स और जेएस के अंदर मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे उसको रेंडर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे हमने यहाँ पे एक एलिमेंट को एक्सेस किया है जिसकी आईडी यहाँ पर रूट है, और उसके अंदर हमने यहाँ पे अपने ऐप कंपोनेंट को अपेंड कर दिया। अब ये आईडी कहाँ है? ठीक है, जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है, ये एलिमेंट कहाँ पर है? तो जो हमारे पास फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो हमारे पास मेन फाइल होती है वो होती है index.html। वो फाइल आपको मिलेगी यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर। एंड पब्लिक फोल्डर के अंदर अगर आप आओ तो यहाँ पे हमारे पास एक डिव है जिसकी आईडी यहाँ पे रूट है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, जो भी हमारा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है app.js के अंदर, वो index.js के थ्रू यहाँ पे आके अपेंड हो रहा है index.html के अंदर, इस वाले डिव के अंदर। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। अगर सपोज मैं आपको यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करके दिखाऊँ ना, तो आप यहाँ पे देखो डिव आईडी इक्वल्स टू रूट है। यहाँ पे ये हमारा मेन डिव है जो कि यहाँ पे इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर है, और फिर उसके अंदर ये हमारा यहाँ पे ऐप कंपोनेंट है, डिव क्लास ऐप। आप यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे क्लास है जो कि है ऐप के नाम से। बिल्कुल ठीक है। क्लास यहाँ पे रिएक्ट में रिजर्व कीवर्ड होता है, तो हम यहाँ पे क्लास का यूज नहीं करते, इसलिए यहाँ पे क्लास नेम का यूज होता है। परफेक्ट है सर, बिल्कुल ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ पे रिएक्ट का एक ओवरव्यू, कैसे रिएक्ट काम करती है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे app.js के अंदर आएंगे, और यहाँ पे अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो लिखा, तो आप यहाँ पे देखोगे, अब यहाँ पे इस सब की जगह अब यहाँ पे सिर्फ हेलो लिखा आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, जो मेरा ऐप कंपोनेंट था उसके मैंने यहाँ पे कोड को रिप्लेस किया, एंड जैसे ही मैंने उसको सेव किया, तो आप यहाँ पे आपको रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं है। बिना रिफ्रेश किए आप देखो, यहाँ पे सिंपल हेलो लिखा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो मैं उनको स्ट्रक्चर्ड रखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फोल्डर बनाया कंपोनेंट के नाम से, और यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट कंपोनेंट बना रहा हूँ जो कि है header.jsx। आप अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एक हेडर था। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे, ये एक अलग हेडर है, उसके नीचे, ये हेडर के नीचे यहाँ पे बॉडी है जिसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ब्लैक है। तो मेरे को यहाँ पे एक हेडर बनाना है। अब यहाँ पे दो तरह के कंपोनेंट्स बना सकते हो आप। रिएक्ट में हम कंपोनेंट्स बनाते हैं, दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स होते हैं। जो लेटेस्ट है, ट्रेंडिंग है, वो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पुराने हो चुके हैं, जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उसमें फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे। तो हम यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स का ही यूज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि एरो फंक्शन टाइप होगा, और मैंने यहाँ पे सपोज एक डिव लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम हेडर। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से इसको एक्सपोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, और app.js के अंदर हेलो की जगह मैं यहाँ पे हेडर को इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे हेडर को एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग लिखा, बट ये हेडर में को इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा। तो हेडर को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कहाँ से आएगा? ये आएगा आपका कंपोनेंट के अंदर से और हेडर के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे हेडर को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पे एज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग इसको रेंडर किया। तो अब यहाँ पे जो भी यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये आप यहाँ पे देखोगे, ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे देखो, हेलो फ्रॉम हेडर आया। अब यहाँ पे मेरे को मटेरियल यूआई का यूज करना है। मटेरियल यूआई क्या चीज है? मटेरियल यूआई रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसमें बने बनाए कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल भी जीरो से कोई कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल जीरो से उसको कंपोनेंट को बना रहे हो, सीएसएस उसमें डाल रहे हो, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा मटेरियल यूआई को इंपोर्ट करो, और मटेरियल यूआई के जो कंपोनेंट्स हैं आप उनको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो मटेरियल यूआई को यूज करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा MUI.com। ये इसकी वेबसाइट है। मटेरियल यूआई का वर्जन 5 आ चुका है, लेटेस्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये इसके यहाँ पे इंस्टॉलेशन है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये 3 पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे रिएक्ट का सर्वर चल रहा है, आपको यहाँ पे एक नया ये खोलना है, और सपोज सीडी करके आपको गेम ऑफ थ्रोन्स के अंदर जाना है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ये आपका मटेरियल यूआई को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर।
एक बार ही इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम मटेरियल यूआई के जो कंपोनेंट्स हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मटेरियल यूआई यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको जो यहाँ पे पैकेज का यूज करना है वो है यहाँ पे ऐप बार। हम यहाँ पे एक ऐप बार एक कंपोनेंट होता है इसमें मटेरियल यूआई में, हम यहाँ पे उस कंपोनेंट का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ऐप बार कंपोनेंट अगर आप देखो तो ये आपको एक हेडर देता है, ठीक है। और इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे वापस जाना है और आपको दो कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज करने हैं। एक तो होगा ऐप बार विद कैपिटल बी, इसके अंदर आपको यहाँ पे डालना है टूल बार। टूल बार है विद स्मॉल बी। इन दोनों पैकेजेस को आपको यहाँ पे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा वरना एरर देगा। सेव कराता हूँ तो आप यहाँ पे देखो ये बोल देगा ऐप बार इज नॉट डिफाइंड एंड टूल बार इज नॉट डिफाइंड। तो दोनों पैकेजेस को आपको दोनों कंपोनेंट्स को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। कहाँ से आएंगे दोनों कंपोनेंट्स? ये दोनों कंपोनेंट्स आपके आएंगे वहां से जो पैकेज आपने अभी अभी इंस्टॉल किया है, जो कि है @mui/material। ठीक है, कंपाइल होने देते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो ये क्या करेगा, ये आपका एक हेडर बना के देगा। ठीक है, ये आपका एक हेडर बना के देगा। इसका डिफॉल्ट कलर हेडर का होता है ब्लू कलर। तो एक ब्लू कलर का यहाँ पे आपके पास एक हेडर आएगा। कंपाइल हो चुका है। अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो ब्लू कलर का आपके पास यहाँ पे एक हेडर आया है। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बट मेरे को एक ब्लू कलर का नहीं चाहिए, मेरे को एक ब्लैक कलर का चाहिए। तो मेरे को यहाँ पे सीएसएस को हैंडल करना पड़ेगा। सीएसएस में यहाँ पे हैंडल करने वाला हूँ विद स्टाइल्ड कंपोनेंट्स के साथ। हमारे पास यहाँ पे स्टाइल्ड के नाम से कंपोनेंट होता है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सीएसएस मेरे को लगानी है यहाँ पे ऐप बार कंपोनेंट के ऊपर। मेरे को यहाँ पे जो इसका वो है, क्या बोलते हैं, मेरे को यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है उसको यहाँ पे चेंज करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्टाइल्ड हेडर, एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है स्टाइल्ड हेडर के नाम से, और मैं यहाँ पे स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज कर रहा हूँ और ये यूज होता है एज अ फंक्शन। तो मैंने यहाँ पे इसको एज अ फंक्शन यूज किया और मैंने यहाँ पे सपोज बैकग्राउंड कलर यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 000 हैश लगा के 000। जो हैश होता है, जो यहाँ पे 000 होता है वो ब्लैक कलर देता है। तो मैंने यहाँ पे 000 लिखा और उसके बाद आपको ऐप बार को रिप्लेस करना है विद स्टाइल्ड हेडर। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे ब्लैक कलर में आ चुका है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हमें एक काम करना है कि मेरे को यहाँ पे ये वाली इमेज चाहिए। ठीक है, इमेज को हम एक डाउनलोडेड इमेज को हम कैसे यूज करते हैं अब हम वो देखेंगे। क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, मेरे को यहाँ पे हेडर के ऊपर एक इमेज लगानी है। तो वो मेरे पास यहाँ पे डाउनलोडेड एक इमेज है, मैं यहाँ पे इसका यूज करने वाला हूँ। उसके लिए आपको यहाँ पे एक काम करना है। सपोज मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया, आपको यहाँ पे सोर्स के अंदर एक फोल्डर बनाना है सपोज इमेज के नाम से, इमेजेस के नाम से सपोज। ठीक है, और आपको यहाँ से इसको ड्रैग करना है और इस इमेज के अंदर डाल देना है। ये इसको कॉपी कर देगा यहाँ पे इसके अंदर। आप यहाँ पे देखो जो लोगो है मेरे पास गेम ऑफ थ्रोन्स का वो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। मैंने यहाँ पे सपोज लोगो फ्रॉम कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका इमेजेस के अंदर से। और यहाँ पे आपके पास एक इमेज है जो कि है logo.png के नाम से। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लिखना है, सी आपको यहाँ पे एक img टैग का यूज करना पड़ेगा जो कि HTML का एक बहुत फेमस एक टैग है। अब ये सोर्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मेरे को वेरिएबल को कनकैट कराना है। तो वेरिएबल जब भी आप एक HTML के साथ वेरिएबल लिखते हो तो आपको कर्ली ब्रेस के अंदर उसको डालना होता है। वेरिएबल का नाम है लोगो। ठीक है, ऑल्ट करके यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं लोगो, और आपको इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज करना होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग मतलब यहाँ पे आपको फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने जो इमेज है यहाँ पे उसको यहाँ पे डाला है। ठीक है, ये बोल रहा है कि लोगो इज डिफाइंड बट कैन नॉट रिजॉल्व लोगो डॉट पीएनजी। मैंने यहाँ पे, अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे पीएनजी लिखा हुआ है। इमेज का नाम पीएनजी नहीं है, इमेज का नाम है जेपीजी। लोगो डॉट जेपीजी मैंने यहाँ पे उठाई है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो जो इमेज है मेरे पास वो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्कुल आ चुकी है ठीक है, अब यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इसकी मेरे को यहाँ पे स्टाइलिंग को चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे आप यहाँ पे स्टाइल टैग का डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, जैसा कि हम HTML के साथ करते भी हैं। हम क्लास लगा सकते हैं, स्टाइल्स लगा सकते हैं। बट जो स्टाइल हम यहाँ पे लगाते हैं वो डबल इसके अंदर आता है, जो आप यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेस लगाते हो। ठीक है, एंड अगर आप यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगा रहे हो, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर आप जो भी CSS लिखते हो वो कैमल केस होती है। कैमल केस आप यहाँ पे CSS लिखते हो। ठीक है, वैसे कैमल केस की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे सिंगल वर्ड है। तो मैंने यहाँ पे विथ लिखा, और विथ मेरे को कितनी चाहिए, सपोज 250 पिक्सल्स। अब यहाँ पे px लगाना कंपलसरी नहीं है, आप 250 भी लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट उसको px ही उठाएगा। तो गेम ऑफ थ्रोन्स यहाँ पे बिल्कुल सक्सेसफुली आ चुका है। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मेरे को यहाँ पे एक कंपोनेंट और बनाना है। एक और यहाँ पे मेरे को कंपोनेंट बनाना है जहाँ पर मेरे को अपने सभी कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे एक और कंपोनेंट बनाया कैरेक्टर्स के नाम से। अरे मैंने यहाँ पे फोल्डर ही बना दिया क्या। मेरे को यहाँ पे फाइल बनानी है, और जो मेरी फाइल होगी
वो होगी मेरे यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम से, जहाँ पर मैं अपने सभी कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवाऊंगा। तो मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स को मेरे को यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स के नाम से सपोज एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया और मैंने यहाँ पर लिखा एक डिव के अंदर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स। मैंने जेलो लिख दिया बट ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ये मैं अभी डमी डमी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स को मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया, इसको भी आपको app.js के अंदर ही इंपोर्ट करना है। तो मैंने सपोज यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिखा कैरेक्टर्स। कहाँ से आएगा, ये आपका आएगा जो कि आपका सेम फोल्डर है, ठीक है, कैरेक्टर्स के नाम से। और यहाँ पे अब मेरे को इस हेडर, जो यहाँ पे हेडर के नीचे मेरे को यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखना है, मैंने यहाँ पे कैरेक्टर्स लिखा। तो अब यहाँ पे आना चाहिए हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स, जो स्ट्रिंग मैंने यहाँ से प्रिंट करवाई है, जेलो लिखा है मैंने यहाँ पे, इसको हेलो कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स, ये मेरे को यहाँ पे दिखना चाहिए बट ये दिख नहीं रहा। इसका रीजन है कि जो यहाँ पे ऐप बार होता है ना, मटेरियल यूआई यहाँ पे काफी सारी सीएसएस लगाता है एंड एक सीएसएस वो यहाँ पे लगाता है पोजीशन फिक्स, जो इसकी यहाँ पे पोजीशन है वो फिक्स है इस टाइम ऐप बार की। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे इसको रिमूव करके दिखाऊँ तो आप यहाँ पे देखो हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स यहाँ पे आया। बट पोजीशन फिक्स क्या करता है, पोजीशन फिक्स जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है एक एचटीएमएल एलिमेंट की, वो पोजीशन स्टैटिक होती है। अगर आप पोजीशन स्टैटिक के अलावा अगर आप कोई और पोजीशन डालते हो तो वो उसको नॉर्मल एचटीएमएल फ्लो से बाहर निकाल देता, ठीक है। यहाँ पर उसने वही वही किया है। यहाँ पर जो ये आपका हेलो फ्रॉम कैरेक्टर से आप यहाँ पे देखो, ये आपका हेलो फ्रॉम कैरेक्टर इसके पीछे हाइड हुआ हुआ है, इस हेडर के पीछे हाइड हुआ हुआ है, दोनों ओवरलैप करे हुए हैं। तो मेरे को यहाँ पे काम करना है, मेरे को यहाँ पे जो हेडर की जो वो है पोजीशन है उसको मेरे को यहाँ पे स्टैटिक करना पड़ेगा वापस, ठीक है, कि यहाँ पे स्टैटिक हो जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे हेलो फ्रॉम कैरेक्टर्स दिखना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। बिल्कुल ठीक है ये तो। अब यहाँ पे एक चीज है, मैंने यहाँ पे div लिखा है, ठीक है। मेरे को यहाँ पे div नहीं चाहिए। div जो होता है वो एक रैपर एलिमेंट होता है। अगर आप एक div की एक प्रॉपर डेफिनेशन देखो तो हम उसको अपने एलिमेंट्स को रैप करने के काम आता है, वो जहाँ पर हम एलिमेंट्स को रैप कर सकते हैं। तो div की एक रिप्लेसमेंट है मटेरियल यूआई में। अब मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ, तो div की जो रिप्लेसमेंट है वो यहाँ पे बॉक्स है। बॉक्स यहाँ पे सर्व करता है एज अ रैपर कंपोनेंट। तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बॉक्स को। आप div का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स का यूज कर रहा हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे मटेरियल यूआई के कंपोनेंट्स सिखा दूँ। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा और इसके बाद आपको यहाँ पे इसको हटाना है। मैंने यहाँ पे लिखा अरे बॉक्स, अरे ये क्या कर दिया मैंने। एक सेकंड दे दो, हाँ ठीक है, परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पे बॉक्स लिखा, ये बिल्कुल आपका ठीक है बिल्कुल। अब मेरे को यहाँ पे जो मेरे कैरेक्टर्स है उनको लूप करना है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे बट कैरेक्टर्स है कहाँ। तो सपोज मैंने आपको क्या बोला था कि मैं यहाँ पे किसी भी, मैं यहाँ पे एपीआई को कॉल नहीं कर रहा, ठीक है। एपीआई कॉल करना मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट्स में। ये वाला प्रोजेक्ट बिल्कुल बेसिक है, जो पहली बार रिएक्ट में काम कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है, मतलब जो। तो मैंने सपोज यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया कॉन्स्टेंट्स के नाम से। मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट फाइल का यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जिसमें एक मेरे पास फाइल होगी data.js के नाम से, ठीक है। उस data.js में मेरे पास सारा कॉन्स्टेंट डेटा होगा। बट ये कॉन्स्टेंट डेटा आएगा कहाँ से, आपको जाना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप यहाँ पे ये जो सारा कॉन्स्टेंट डेटा है आप यहाँ पे इसको उठा सकते हो। इस सारे कॉन्स्टेंट डेटा को आप यहाँ से पिक कर सकते हो। तो आपको यहाँ पिक करना है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको इसको पेस्ट कर देना है। तो जो सारा कांस्टेंट डेटा है वो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे काफी सारे कैरेक्टर्स हैं, 4000 लाइनों से भी ऊपर का डेटा है मेरे पास यहाँ पे। एंड इसको मैंने यहाँ पे एक एज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है। ये यहाँ पे डेटा के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक की है कैरेक्टर्स के नाम से, जो कि एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। परफेक्ट है। तो मैंने यहाँ से डेटा, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट किया और जिसको मैंने यहाँ से एक्सपोर्ट किया हुआ है, इस डेटा को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे इस डेटा को यहाँ से इंपोर्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे डेटा लिखा। कहाँ से आएगा, आपको ये एक फोल्डर बाहर जाना है और यहाँ पे कांस्टेंट के अंदर यहाँ पे एक फाइल है डेटा के नाम से, उसके अंदर से आएगा। अब यहाँ पे मेरे को डेटा को लूप करना है। तो HTML के अंदर अब यहाँ पे मेरे को डेटा को लूप करना है, तो आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेस का यूज करना पड़ेगा। कर्ली ब्रेस का यूज करके आप यहाँ पे लिख सकते हो डेटा डॉट मैप, क्योंकि डेटा वेरिएबल को मेरे को यहाँ पे लूप करना है, इसी के अंदर सारा डेटा है। तो मैंने यहाँ पे डेटा को यहाँ पे लूप, तो मैंने यहाँ पे डेटा को लूप किया, बट डेटा मैं लूप नहीं कर सकता क्योंकि डेटा एक एरे नहीं है। डेटा अगर आप देखो तो यहाँ पे डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। डेटा एक ऑब्जेक्ट है, मैप फंक्शन जो चलता है वो सिर्फ एरे के साथ चलता है। तो जो डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे की है कैरेक्टर्स के नाम से, वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इस पे मैं मैप फंक्शन चला सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा डॉट कैरेक्टर्स डॉट मैप, ठीक है, क्योंकि मैप फंक्शन चलता है एक एरे के ऊपर।
मैंने यहाँ पे डेटा डॉट कैरेक्टर्स डॉट मैप लिखा, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये आपको एक एक ऑब्जेक्ट दे देगा, ये आपको एक एक वैल्यू दे देगा। मैंने यहाँ पे सपोज वैल्यू लिखा, ठीक है, एंड बिल्कुल ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, अब मेरे को यहाँ पे सर एक अलग से मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा जो कि मेरे सभी डेटा को डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए जो मेरे सभी डेटा को डिस्प्ले करेगा। तो मैं सपोज यहाँ पे कंपोनेंट बना रहा हूँ कैरेक्टर के नाम से, जो मेरे सिंगल कैरेक्टर को डिस्प्ले करेगा, सिंगल कैरेक्टर की इन्फॉर्मेशन को, उसको मैं वहाँ पे लूप कर ही रहा हूँ। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कैरेक्टर एंड इज इक्वल्स टू दिस 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 एंड दिस 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 एंड दैट्स इट, बढ़िया। तो सपोज मैंने यहाँ पे पी टैग के अंदर यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, और यहाँ पे मैंने लिखा एक्सपोर्ट, अरे ब्रो 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 ब्रो, यहाँ पे मैं लिखा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और कैरेक्टर, बिल्कुल ठीक है। इस कैरेक्टर को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो ये एक एज अ कॉम्पोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट होगा जो कि सेम फोल्डर के अंदर से आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे कैरेक्टर कॉम्पोनेंट बनाया तो उसको मैं यहाँ पे सपोज इंपोर्ट कर रहा हूँ। कहाँ से आएगा, सेम फोल्डर के अंदर से आएगा। तो मैंने यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाया, यहाँ पे कैरेक्टर आ गया। अब आप यहाँ पे काम कर सकते हो, आप यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो कैरेक्टर, और यहाँ पे इसको फॉरवर्ड स्लैश लगा के यहाँ पे इसको क्लोज कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स को इसने लूप किया है वो सबको यहाँ पे प्रिंट कर देगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हेलो ही हेलो प्रिंट हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये एरे के एलिमेंट्स को लूप कर रहा है। एंड जितनी बार भी सपोज इसने सपोज 25 बार उस ऑब्जेक्ट को लूप किया है, वहां पे उस 25 बार उस एरे को वहां पे लूप किया है, तो 25 बार उस केस में मैं यहाँ पे कैरेक्टर को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, एंड कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे मेरा हेलो प्रिंट हो रहा है, इसलिए 25 बार वहां पे हेलो प्रिंट हुआ है। काउंट करने मत बैठ जाना, 25 मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मेरे को नहीं पता वो कितनी बार वहां पे लूप कर रहा है उसको। तो बिल्कुल ठीक है, बट जो सारा डेटा है वो मेरा इस वैल्यू के अंदर है, सारा जो डेटा है वो मेरा इस वैल्यू के अंदर है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू को एज अ प्रॉप पास करना पड़ेगा। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस कैरेक्टर्स कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल है, उसको मेरे को इसके अंदर पास करना है, ताकि मैं इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ पे इसको यूज कर सकूं। तो ये काम हम कर सकते हैं प्रॉप की हेल्प से। आपको यहाँ पे एक प्रॉप आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया वैल्यू प्रॉप, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं वैल्यू को पास कर रहा हूँ। तो ये जो यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे प्रॉप का नाम है, ये यहाँ पे प्रॉप का नाम है, और ये वो वैल्यू है जो कि यहाँ से आ रही है, जो मैं लूप करके यहाँ से वैल्यू को निकाल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ से वैल्यू को पास किया, और अब मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एज अ डिस्ट्रक्चर करके इसको प्रॉप में से वैल्यू को निकाल सकता हूँ, क्योंकि पीछे से मैं वैल्यू को पास कर रहा हूँ। प्रॉप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होता है, तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ से वैल्यू को सीधा डायरेक्टली निकाल सकते हो। कंसोल पे अगर मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करा के दिखाऊँ ना, तो आपको आपके पास यहाँ पे सभी वैल्यूज आएंगी, ठीक है। कंसोल अगर मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊँ, वो रिफ्रेश उसने कर दिया होगा उसको ऑलरेडी। तो आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे सभी ऑब्जेक्ट्स आए हैं, ठीक है। सभी मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आए हैं जिनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मेरे पास आई है। यहाँ पे जो कैरेक्टर नेम है मेरे पास यहाँ पे एक की, इसको उठा लेते हैं। तो सपोज कैरेक्टर नेम मैंने यहाँ से पिक किया, और वापस चलते हैं यहाँ पे, इसकी जगह मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ वैल्यू डॉट कैरेक्टर नेम। अरे ब्रो, वैल्यू डॉट कैरेक्टर नेम। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे से कैरेक्टर्स नेम प्रिंट होंगे, ठीक है। रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरेक्टर्स नेम प्रिंट हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर्स नेम प्रिंट हुए हैं इस केस में, क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सिर्फ कैरेक्टर्स नेम को यहाँ पे प्रिंट किया है, तो इसने यहाँ पे उसी को ही उठाया और यहाँ पे कैरेक्टर नेम को प्रिंट किया है। बट अब मेरे को यहाँ पे इसको ऐसे डिस्प्ले नहीं करवाना, मेरे को यहाँ पे इसको एक कार्ड फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यूआई में कार्ड कंपोनेंट भी होता है। अगर मैं आपको कार्ड कंपोनेंट दिखाऊँ ना, आपको यहाँ पे कार्ड को सर्च करना है, एंड ये होता है आपका एक कार्ड कंपोनेंट। इस पे इन्होंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे सीधा इमेज डाल के उसके ऊपर डेटा को डिस्प्ले करवा सकता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को यहाँ पे इसका यूज करना है। तो इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पे एक कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना होता है, जो कि होता है कार्ड कंपोनेंट, ठीक है। कहाँ से आएगा, मटेरियल यूआई से आएगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी दिखाया भी है। एंड फिर हम यहाँ से इसको हम यहाँ से हटा सकते हैं, एंड मैं यहाँ पे सीधा मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कार्ड कंपोनेंट को। अब मेरे को यहाँ पे एक इमेज को डालना है, क्योंकि अब मेरे को इमेजेस को डिस्प्ले करवाना है। तो इमेज जो आएगी अपनी, वो देख लेते हैं कहाँ से आएगी। इमेज जो आएगी अपनी, वो कैरेक्टर इमेज फुल के अंदर से आएगी, ठीक है। यहाँ से मैं वैल्यू को, इस इमेज को निकाल सकता हूँ कैरेक्टर इमेज फुल के अंदर से। तो आपको यहाँ पे लिखना है src इज इक्वल्स टू, और वैल्यू के अंदर से एक की है यहाँ पे कैरेक्टर इमेज फुल, ठीक है। ऑल्ट करके यहाँ पे सपोज मैं डाल रहा हूँ पिक्चर, ठीक है। डिस्प्ले पिक्चर या पिक्चर आप कुछ भी डाल सकते हो। तो सपोज ये चला के दिखाओ ना आपको मैं, तो आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे सभी इमेजेस आई हैं, ठीक है। बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास यहाँ पे इमेजेस आई हैं। बट
कुछ इमेजेस यहाँ पे है ही नहीं। आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले 2 इमेजेस यहाँ पे मेरे पास है ही नहीं, क्योंकि वो इमेजेस मेरे पास यहाँ वहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि एक्चुअल में इसको सबसे ऊपर अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊँ और दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास यहाँ पे इसके नाम से कोई वो ही नहीं है, कैरेक्टर इमेज फुल के नाम से मेरे पास यहाँ पे कोई वो ही नहीं है। क्या नहीं है? मतलब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे कोई की ही नहीं है कैरेक्टर इमेज के नाम से, तो कैरेक्टर की इमेज यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मेरे को कैरेक्टर की इमेज मेरे को कंपल्सरीली चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ये चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरे पास कैरेक्टर की इमेज है, सिर्फ तभी मैं इस वाले कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाऊँ, वरना वो डिस्प्ले ही ना हो। तो मैंने यहाँ पे ये चेक किया, अगर वैल्यू डॉट कैरेक्टर इमेज अगर एग्जिस्ट करती है, सिर्फ तभी मेरे को कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना है, वरना मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये एम्प्टी आए, ठीक है। एम्प्टी से मेरा मतलब है, एम्प्टी से मेरा मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे ये आए एक एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इस केस में अगर मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मेरे पास इस टाइम पे कोई वो वाली पिक्चर्स नहीं आ रही जो पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे वो वाली पिक्चर्स अब आ ही नहीं रही, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है ये तो। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि अब यहाँ पे मेरे को डेटा को डिस्प्ले करना है, ठीक है। इस इमेज के ऊपर मेरे को डेटा को डिस्प्ले करना है। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक काम करना है कि जो इमेजेस हैं उसको यहाँ पे सही तरीके में लेके आना है। अभी यहाँ पे इमेजेस एक के नीचे एक आ रही है, बट मेरे को इमेजेस एक के नीचे एक नहीं चाहिए, ठीक है। मेरे को यहाँ पे इमेजेस लगभग 4-5 इमेजेस मेरे को एक साथ चाहिए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं कैरेक्टर्स में, और यहाँ पे बॉक्स के अंदर मैं यहाँ पे स्टाइल डाल सकता हूँ। स्टाइल टैग के साथ मैं यहाँ पे मार्जिन का यूज कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पे सपोज टॉप और बॉटम से डाल रहा हूँ सपोज 10 पिक्सल, और लेफ्ट और राइट से सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 35 पिक्सल्स, ताकि थोड़ा सा नीचे हो जाए। अब कुछ ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे मेरे को साइड बाय साइड इसको यहाँ पे अलाइन करना है, और यहाँ पे इसको मेरे को रिस्पॉन्सिव भी बनाना है। तो यहाँ उसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपने ग्रिड कंपोनेंट का। हमारे पास यहाँ पे मटेरियल यूआई में ग्रिड कंपोनेंट होता है, जो कि यूज होता है रिस्पॉन्सिव लेआउट ग्रिड बनाने के लिए, ठीक है। अपनी अगर आपको अपना जो प्रोजेक्ट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो आप इस ग्रिड का यहाँ पे यूज कर सकते हो, जो आप खुद को अडेप्ट कर लेता है स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो मेरे को यहाँ पे इसी का यूज करना है, बट ये वर्क कैसे करता है, आपको यहाँ पे दो चीजों का यूज करना पड़ता है। एक तो ग्रिड होता है आपका पेरेंट कंपोनेंट, जो कि होता है कंटेनर, और फिर आपको ग्रिड यहाँ पे डालना होता है एज अ चाइल्ड कंपोनेंट, जो कि होता है आइटम। तो मेरे को यहाँ पे इस सब को लूप करना पड़ेगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा ग्रिड, और ये वर्क करेगा एज अ कंटेनर, ठीक है। और एक सेकेंड, इसको यहाँ से आगे बढ़ा लेते हैं, इंडेंटेशन इसकी थोड़ी सी मैं ठीक कर देता हूँ, बिल्कुल ठीक है। और इस ग्रिड को आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड लिया जो कि कंटेनर कंपोनेंट है, और यहाँ पे सपोज इसको इंपोर्ट भी कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को ग्रिड लेना है एज अ आइटम कंपोनेंट, तो मेरे को कैरेक्टर को यहाँ पे रैप करना पड़ेगा विद ग्रिड, ठीक है। और ये यहाँ पे एक आइटम की तरह एक्ट करेगा। तो यहाँ पे सपोज मैंने ग्रिड लिया एंड बिल्कुल ठीक है। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो अब ये बिल्कुल ठीक चलना चाहिए। आप यहाँ पे देखो, अब ये बिल्कुल ठीक चल रहा है, बट जो इमेज का जो साइज है उसको मेरे को यहाँ पे हैंडल करना है, उसके बाद ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। तो यहाँ पर मैं स्टाइल्ड कंपोनेंट का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे सपोज स्टाइल्ड कंपोनेंट का यूज किया इमेज के सीएसएस को हैंडल करने के लिए। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट इमेज इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड। अब यहाँ पे जो img टैग के ऊपर अब मेरे को यहाँ पे css लगानी है। अब तक हमने जो css लगाई थी, आप यहाँ पे देखो हेडर के अंदर मैंने यहाँ पे जो css लगाई है वो ऐप बार के ऊपर लगाई है, और ऐप बार एक मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है। तो स्टाइल भी मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है, ऐप बार भी मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब मैं यहाँ पे css लगाने वाला हूँ html कंपोनेंट के ऊपर, एक यहाँ पे img टैग के ऊपर। तो स्टाइल्ड यहाँ पे मटेरियल यूआई का कंपोनेंट है, img यहाँ पे एक सिंपल एक html का टैग है। तो अगर मैं यहाँ पे img लिख दूंगा, तो ये एरर देगा कि img इज नॉट डिफाइंड। आप यहाँ पे देखो img इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि ये img को यहाँ पे एक वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रहा है, एंड इसको पता ही नहीं है कि img क्या चीज है। तो जब भी आप एक स्टाइल्ड कंपोनेंट के अंदर एक HTML टैग को जब भी आप यूज करते हो, तो उसको आपको यूज करना होता है एक स्ट्रिंग के अंदर, और फिर आप यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप फिर CSS को इंक्लूड कर सकते हो। तो यहाँ पे सपोज मैं विड्थ डाल रहा हूँ कितनी 100%, ठीक है। और इसकी हाइट हम दे सकते हैं। हाइट में यहाँ पे हार्ड कोड कर रहा हूँ, जो कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज 300। तो हाइट मैंने 300 दी, तो अब ये परफेक्ट चलेगा। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ, तो एक काम मेरे को और करना है मैं चाहते जल्दी मचा रहा हूँ। इस IMG को मेरे को इस इमेज से रिप्लेस करना है, ताकि CSS इस पे आके अप्लाई भी हो जाए। तो अब अगर आप देखो बिल्कुल मस्त चल रहा है, ठीक है। तो ये तो काफी सही चल रहा है।
मेरे को यहाँ पे कुछ चीज़ों को और भी हैंडल करना है, वो कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे जो CSS है उसको यहाँ पे हैंडल करना है, तो जो कार्ड कंपोनेंट की CSS है उसको यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो सबसे पहले तो इसको मैं ले रहा हूँ एज अ कंपोनेंट। ठीक है, क्योंकि एक कंपोनेंट CSS है। मैंने यहाँ पे सपोज कंपोनेंट लिया और किसके ऊपर मेरे को CSS लगानी है, कार्ड कंपोनेंट के ऊपर मेरे को यहाँ पे CSS लगानी है। एक एक कार्ड की जो विड्थ है, एक पर्टिकुलर कार्ड की जो विड्थ है उसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ 200 पिक्सल्स, इससे ये फिक्स हो जाएगा। तो मैंने सपोज यहाँ पे इसको दिया 200 पिक्सल्स और यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की जो विड्थ है मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल दी, तो अब ये फिक्स होना चाहिए। अब आप देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो जो कंपोनेंट्स है मेरे पास वो यहाँ पर आ चुके हैं, बट ये कंपोनेंट्स आपस में चिपके हुए हैं, थोड़ा सा मार्जिन चाहिए मेरे को। तो मार्जिन आप यहाँ पे डाल डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे इसके बाद मैं यहाँ पे मार्जिन डाल डाल रहा हूँ, जो मैं डाल रहा हूँ कितना दें, 10 पिक्सल दे सकते हैं, 10 पिक्सल शायद इनफ होना चाहिए। हाँ 10 पिक्सल, परफेक्ट 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 परफेक्ट। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट है। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को इसके ऊपर डेटा को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, हमें डेटा को अभी तो डिस्प्ले करवाना है। तो अब यहाँ पे हम डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, मैं सपोज यहाँ पे एक बॉक्स को इम्पोर्ट कर रहा हूँ। एक बॉक्स के अंदर अब मैं यहाँ पे डेटा को डिस्प्ले करवाऊंगा। ठीक है, बॉक्स को मैंने यहाँ से इम्पोर्ट किया और अब यहाँ पे मेरे को डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पी टैग का। ठीक है, क्योंकि पी टैग की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट पी टैग की यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट होती है मटेरियल यूआई में, जो कि होती है टाइपोग्राफी। मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी का यूज करने वाला हूँ। टाइपोग्राफी बाय डिफॉल्ट एक पी टैग ही देता है, बट इसको आप चेंज कर सकते हो जो हमारे हेडर टैग्स हैं उसमें। आप यहाँ पे इसको हेडिंग में, सबटाइटल में, इस सब में यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, बट ये बाय डिफॉल्ट एक पी टैग देता है, लेकिन इसमें वेरिएंट्स होते हैं। आप यहाँ पे वेरिएंट लगा के इसको H1 H2 H3 में सब कुछ में चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे देखो ये सब इसके यहाँ पे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, परफेक्ट है। तो यहाँ पे मेरे को टाइपोग्राफी को यूज करना है। टाइपोग्राफी को सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टाइपोग्राफी को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे पी टैग की जगह मैं यहाँ पे टाइपोग्राफी डाल रहा हूँ। ठीक है, आप पी टैग भी यूज कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको टाइपोग्राफी ही यूज करनी है। बट फिर से वही कहानी कि मैं यहाँ पे मटेरियल यूआई का यूज कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा कंपोनेंट मटेरियल यूआई के ही यूज करूँ। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे नेम चाहिए। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के अंदर से आप यहाँ पे बंदे का नेम निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपको मैं यहाँ पे चला के दिखाऊँ, इसको किसी भी एक ऑब्जेक्ट खोला मैंने, तो यहाँ पे एक्टर नेम के नाम से मेरे पास यहाँ पे है, एक्टर नेम है, और यहाँ पे कैरेक्टर नेम है। एक्टर नेम उस बंदे का रियल नेम है और यहाँ पे कैरेक्टर नेम उस बंदे का कैरेक्टर नेम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कैरेक्टर नेम चाहिए। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो इसको एज अ वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने लिखा कैरेक्टर नेम। कैरेक्टर नेम के बाद अब मेरे को उस बंदे का रियल नेम भी डिस्प्ले करवाना है कि उस बंदे का रियल नेम क्या है। तो मैंने सपोज यहाँ पे टाइपोग्राफी लिखा। टाइपोग्राफी में आप यहाँ पे रियल नेम डाल डाल सकते हो। रियल नेम में जो हमने अभी अभी की देखी थी जो कि था एक्टर नेम, मैं यहाँ पे वो डाल सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक्टर नेम। तो वैल्यूड और एक्टर नेम करके मैं यहाँ पे एक्टर नेम डाल सकता हूँ। दो चीजें मेरे को यहाँ पे और डिस्प्ले करवानी है। आप यहाँ पे देखो नेम और रियल नेम यहाँ पे आने स्टार्ट भी हो चुके हैं। तो बिल्कुल ठीक है। दो चीजें मेरे को यहाँ पे और डिस्प्ले करवानी है। एक तो होता है हाउस नेम। अब एक पर्टिकुलर कैरेक्टर गेम ऑफ थ्रोन्स में एक पर्टिकुलर हाउस को बिलोंग करता है। हाउस होते हैं यहाँ पे, जैसे हाउस टारगेरियन होता है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखी हुई है तो आपको यहाँ पे पता होगा कि एक पर्टिकुलर बंदा एक पर्टिकुलर हाउस को यहाँ पे बिलोंग करता है। तो आप अगर यहाँ पे देखो, ये रहा हाउस नेम टारगेरियन, तो बिल्कुल ठीक है। ये भी यहाँ पे टारगेरियन फैमिली है। बढ़िया, परफेक्ट। तो यहाँ पे इन सबको मेरे को यहाँ पे यूज करना है। तो हाउस नेम में यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे जो भी आपको यहाँ पे की दिख रही है ना, आप यहाँ पे उन सबको डिस्प्ले करवा सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे तीन चार जो मेन मेन यहाँ पे कीज है, मैं आपको यहाँ पे उनको डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सपोज हाउस नेम लिया। एक चीज मेरे को यहाँ पे और चाहिए, जो कि है निक नेम। यहाँ पे बंदे का निक नेम भी है। ठीक है, ये मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पर है। वैसे वो मेरे को याद है। ठीक है, जो आपका यहाँ पे निकनेम वाली जो फील्ड है ना, बढ़िया, ये आएगी आपकी निकनेम के अंदर से। मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू डॉट निकनेम। ठीक है, निकनेम यहाँ पे काफी सारे ऑब्जेक्ट्स में अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। अगर निकनेम एम्प्टी होगा तो यहाँ पे एम्प्टी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सारी आ चुकी है, बट इस इंफॉर्मेशन को मेरे को इस इमेज के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ मेरे को यहाँ पे एक CSS डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ सपोज कॉन्स्ट कंटेनर इज इक्वल्स टू स्टाइल्ड, और स्टाइल्ड मेरे को बॉक्स पे डालना है एंड बढ़िया। और इस
कंटेनर को मैंने यहाँ से उठाया और कंटेनर को मैंने बॉक्स से मैंने यहाँ पे इस कंटेनर को रिप्लेस मार दिया। तो बिल्कुल ठीक है। अब CSS को मेरे को यहाँ पे अपडेट करना है। ठीक है, कंटेनर की जो CSS है अब मेरे को यहाँ पे वो डालनी है। तो सबसे पहले तो मैं इसको ले रहा हूँ यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट। पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करेगा, इसको नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल देगा। एंड नॉर्मल फ्लो से बाहर निकालने के बाद अब ये इसको कुछ ऐसे ले आएगा। बिल्कुल ठीक है। बट इसको पोजीशन एब्सोल्यूट चलता है एक पोजीशन रिलेटिव के साथ। आप यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव डालते हो कि किस कंपोनेंट के रिलेटिव आप इसको चाहते हो। तो मैं इसको चाहता हूँ इस वाले कंपोनेंट के रिलेटिव। तो आपको यहाँ पे इसका जो पेरेंट कंपोनेंट है, कंटेनर का जो पेरेंट कंपोनेंट है वो यहाँ पे कंपोनेंट है। कंपोनेंट में यहाँ पे आपको पोजीशन रिलेटिव डालना पड़ेगा। ठीक है, ताकि ये इसके रिलेटिव आ जाए। ठीक है, अब रिलेटिव आने के बाद अब आप यहाँ पे देखो, वो तो यहाँ से गायब ही हो गया बट ये एक्चुअल में इसके रिलेटिव यहाँ पे आ चुका है। एक सेकंड देख लेते हैं वो कहाँ पे गया है। तो ये वाला जो डिव है वो एक्चुअल में अब इसके रिलेटिव है, वो वहीं पर ही है बट वो हाइड हो चुका है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो सब कुछ ये यहीं पर ही है बट ये हाइड हो चुका है। मेरे को यहाँ पे एक CSS डालनी पड़ेगी जो का टॉप 0। ठीक है, टॉप 0 क्या करेगा, वो इसको यहाँ पे इमेज के टॉप पे ले आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये इसको यहाँ पे इमेज के टॉप पे ले आए। परफेक्ट है एक काम करते हैं, इसकी जो कलर है उसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे व्हाइट डाल रहा हूँ, इसके कलर को मैं यहाँ पे व्हाइट कर रहा हूँ ताकि दिखना स्टार्ट हो जाए। तो बिल्कुल ठीक है। ये तो एक काम मेरे को यहाँ पे और करना है, ये तो बिल्कुल सही चल रहा है। मेरे को यहाँ पे एक काम और करना है कि आ, देखो यहाँ पे एक चीज है कि इसकी हाइट को मेरे को मैनेज करना है। कल को ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल यहाँ तक आ जाए। तो इसकी हाइट मेरे को एक पर्टिकुलर हाइट देनी है जो कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 300 पिक्सल्स। ठीक है, एक पर्टिकुलर हाइट दे रहा हूँ मैं और एक पर्टिकुलर विड्थ दे रहा हूँ ताकि इसकी जो हाइट और विड्थ है वो कंट्रोल में रहे। ठीक है, कल को अगर ये जो यहाँ पे ये सब कुछ है काफी बड़ा हो गया तो वो इमेज के बाहर ना निकल जाए, इमेज के बाहर ना निकल जाए या इमेज के लेंथ और विड्थ के बाहर ना आ जाए। तो ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सही 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 चल रहा है। मेरे को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डालना है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा फेड रखना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कलर डाला है मैंने यहाँ पे 000। 000 जो होता है ब्लैक कलर होता है बट ये बिल्कुल इसको ब्लैक कर देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इसने इसको बिल्कुल यहाँ पे ब्लैक कर दिया। बट अगर आप यहाँ पे डाल दोगे ओपेसिटी, ओपेसिटी में सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ 0.5। ओपेसिटी क्या क्या करेगा, ये इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसको यहाँ से इसने पूरा ट्रांसपेरेंट कर दिया। अब मेरे को यहाँ पे जो यूजर की इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा नहीं दिखानी। मेरे को यहाँ पे जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो हमेशा नहीं दिखानी। मेरे को जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखानी है वो होवर पे दिखानी है। अगर होवर होता है तो मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखानी है, अगर होवर नहीं होता तो मेरे को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी। तो अगर होवर होता है, होवर मतलब जब माउस यहाँ पे इसके ऊपर आएगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिखानी है, जब माउस बाहर जाएगा तो मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन हमारे पास होता है ऑन माउस एंटर। ठीक है, इस पे मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा। एक और फंक्शन होता है जो कि होता है ऑन माउस लीव। जब माउस उससे बाहर जाएगा, इमेज से बाहर, तो मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे इस कंसोल को हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट टॉगल होवर, क्योंकि मैं यहाँ पे होगल को जो है क्योंकि मैं यहाँ पे होवर को जो है उसको टॉगल कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉगल होवर लिखा। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक स्टेट बनानी है। उस स्टेट, आई होप यू नो कि स्टेट क्या होती है। स्टेट एक यहाँ पे आप एक ऐसे मान लो कि स्टेट यहाँ पे एक हुक है, जो एक्चुअल में एक है भी स्टेट यहाँ पे एक हुक है जिसमें आप इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। जैसे इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर करते हो एक वेरिएबल के अंदर, तो स्टेट एक एक्चुअल में वेरिएबल है। अब स्टेट फिर इंट्रोड्यूस क्यों की थी, हम यहाँ पे वेरिएबल्स का ही क्यों यूज नहीं करते, उसके पीछे एक अलग कहानी है, उसको बाद में समझेंगे। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टेट को अभी के लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट यूज स्टेट। कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका रिएक्ट के अंदर से। तो मैंने यहाँ पे जो आपका रिएक्ट है उसके अंदर से मैंने यहाँ पे स्टेट को इंपोर्ट किया। ठीक है, और जो ये स्टेट है इसको मेरे को यहाँ पे बनाना भी है। स्टेट जो होता है वो एक एरे के अंदर दो एलिमेंट्स को रिटर्न करता है। एक होता है आपका टॉगल जो कि आपका स्टेट का वेरिएबल होता है, और जो स्टेट का वेरिएबल होता है जैसे यहाँ पे टॉगल है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे कांस्टेंट होता है, ये रीड ओनली होता है, आप इसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। तो इसको अपडेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है, जो इस फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे जो स्टेट है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे टॉगल लिया जो कि एक स्टेट है, यहाँ पे स्टेट का फंक्शन है जो कि सेट टॉगल है। कहाँ से आएगा, यूज स्टेट के अंदर से आएगा। और यूज स्टेट यहाँ पे एक हुक है जो कि अपने अंदर एक इनिशियल वैल्यू लेता है। तो इनिशियली मेरे को यहाँ पे वो जो इन्फॉर्मेशन है वो नई नई दिखानी, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ फॉल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये फॉल्स लिया।
अब मैं सेट टॉगल की हेल्प से अगर यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऑन माउस एंटर मैंने यहाँ पे टॉगल होवर को यहाँ पे कॉल किया, ऑन माउस लीव पे मैंने यहाँ पे टॉगल होवर को कॉल किया, ठीक है। इन दोनों पे मैंने यहाँ पे टॉगल होवर को कॉल किया। अब मैं यहाँ पे सेट टॉगल को जो है जो उसकी वैल्यू है उसको वहां से टॉगल टॉगल कर रहा हूँ। अगर ये वैल्यू सपोज फॉल्स है तो मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है, यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। अब यहाँ पे होगा कैसे, आप यहाँ पे देखो इनिशियली यहाँ पे ये वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। तो इनिशियली तो वैल्यू फॉल्स रहेगी, लेकिन जैसे ही वाला फंक्शन कॉल होगा ऑन माउस एंटर, जैसे ही मैं उस पर होवर करूंगा ये वाला फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा जो इस टॉगल की वैल्यू को यहाँ पे ट्रू कर देगा। फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा ऑन माउस लीव, जैसे ही मैं बाहर जाऊंगा ऑन माउस लीव यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब टॉगल की वैल्यू ट्रू हो चुकी है तो इन्फॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन जैसे ही ऑन माउस लीव यहाँ पे कॉल होगा फिर से इस फंक्शन को कॉल कॉल करेगा तो ये वापस इसकी वैल्यू को फॉल्स कर देगा, ठीक है। एंड ये यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, बट मेरे को इस इन्फॉर्मेशन को हाइड भी तो करना है। अब जब टॉगल वहां पे दिखेगा, मैं चाहता हूं एक सेकेंड दे दो बस मेरे को बढ़िया। अब मैं चाहता हूं कि जब जब टॉगल की वैल्यू ट्रू हो तो मैं ये इन्फॉर्मेशन दिखाऊं, बट जब टॉगल की वैल्यू यहाँ पे फॉल्स हो उस टाइम पे एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। टॉगल की वैल्यू जब ट्रू हो तभी ये इन्फॉर्मेशन दिखे, वरना वो ना दिखे। अब चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, आप देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है बढ़िया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा एंड ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट चल रहा है। इसकी बैकग्राउंड कलर को मेरे को यहाँ पे ब्लैक करना है तो उसको आप चेंज चेंज कर सकते हैं ऐप डॉट सी एस में, ऐप डॉट यहीं पे कर लेते हैं। यहाँ पे सपोज मैं बैकग्राउंड का कलर इसका डाल रहा हूँ जो कि है 000। तो 000 मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दिया तो ये यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए। आप ये देखो यहाँ पे ब्लैक हो चुका है, तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो ये था हमारे यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स जहाँ पर हमने डिस्प्ले किए हैं कैरेक्टर्स ऑफ गेम ऑफ थ्रोन्स। रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट था विद मटेरियल यूआई। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करना अगर आप कहीं पे फंसे हो तो, ठीक है। आप बाकी प्रोजेक्ट चेकआउट कर सकते हो, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स, नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, मर्न प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल को सब्सक्राइब करना, आप हमें फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे, वहां पर आपको सर्च करना है कोड फॉर इंटरव्यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।